हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी महानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और कॉमेडी से भरी पड़ी है। तो आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में लड़की ने अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। एक अधेड़ उम्र की लेडी चिल्ला रही है, लेकिन असलियत में उसका ध्यान पास में खड़े एक बहुत सुंदर लड़के पर गया है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत है। लड़की उसकी सुंदरता से मोहित होकर फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाती, जबकि बाकी सभी लोग यह मान लेते हैं कि लड़की को गिरने से चोट लगी है। वह बकवास कर रही है। किसी नोवेल के सीन उसके दिमाग में खो देते हैं, मानो वह उसकी अपनी यादें हो। नकली एरिस आर्यन ने जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था, ताकि असली एरिस एवलिन को फंसाया जा सके, और वह श्रीमती लारन से उसे बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही थी। और अब जो लेडी उसके सामने अपनी बहुत ज्यादा सीक्रेट पहचानो और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी, वह वही मेल फीमेल कैरेक्टर एवलिन थी। यह सब एक पल में हो गया। मैं कहानी में नफरत करने वाली खलनायिका के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। आर्या ने शुरू से ही ओरिजिनल नायिका को नाराज करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। श्रीमती लारेंट ने अपनी नकली बेटी का जमकर बचाव किया, जबकि एबलिन को बुरी तरह से डांटा। एबलिन ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर आरोप से इनकार किया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। गुस्सा होकर श्रीमती लारेंट ने एवलिन को अनाथालय वापस भेजने की धमकी दी। नोवेल की त्रासदी को दोहराने से रोकने के लिए आर्या ने अपनी जीवन रेखा को पकड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत स्वीकार किया कि वह खुद ही फिसल कर गिरी थी तथा इसका उसकी बहन से कोई संबंध नहीं था। जब आर्या को लगा कि संकट टल गया है, तो माँ और बेटी के बीच लड़ाई बढ़ गई। एवलिन को अपनी प्रिय बहन का यह कदम जरा भी पसंद नहीं आया, जिससे आर्या दंग रह गई। अरे नहीं, क्या वो सोचती है कि मैं दो मुहा हूँ? आर्या ने तुरंत बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती लारन ने बस एवलिन की ओर उंगली उठाई और उसे एक बुरी बड़ी बहन होने के लिए डांटा, जिसे अपनी रक्षा के लिए अपनी छोटी बहन की जरूरत थी। एवलिन ने अपना धैर्य खोते हुए दोहराया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। श्रीमती लॉरेन ने इसे एक जिद्दी इनकार के रूप में देखा। रिया अपना दिमाग खोने वाली थी। प्लीज बात करना बंद करे। उस समय डॉक्टर इवांस, जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, बोल पड़े, क्या आपके घर में सुरक्षा कैमरे नहीं है? एक नजर डालने से यह सब बात क्लियर हो जाएगी। श्रीमती लॉरेन ने इस थॉट का मजाक उड़ाया। आखिरकार वह बकवास था। उसका तर्क बढ़ता जा रहा था और आर्या रोना चाहती थी। नॉवेल का अगला सीन चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला क्लासिक सीन था, और उससे नॉवेल को फिर से लिखने की सख्त जरूरत थी। माँ, मैं सचमुच एक कदम चूक गई और गिर गई। प्लीज मेरी बहन को दोष मत देना। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। बस मुझ पर विश्वास करो और गिर जाओ। यह देखकर कि उसकी माँ अभी भी मान नहीं रही थी, आर्यन ने इम्पोर्टेंट समय की ओर ध्यान दिलाया। उस समय एवलिन अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रही थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वीडियो देख लीजिए। एवलिन रुक गई। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। आर्या को पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और फिर भी उसने ऐसा किया। आर्या के इस बिहेवियर के बाद संकट आखिरकार समाप्त हो गया। नाटक खत्म होते देख एवलिन जाने के लिए मुड़ी। आपकी शाम मंगलमय हो बहन। आर्या बहुत ज्यादा खुशी से चहकी। डॉक्टर को बाहर छोड़ने के बाद एक नौकरानी आई। मिस, क्या मैं ऐशर को बाहर ले जाऊं? आर्या उलझन में थी। उसे ले जाओ, तुम कहाँ भूल गई? तुमने मिस्टर ऐशर को घर में न रहने देकर उसे सजा दी थी। सही। ओरिजिनल आर्या ने उसे ग्रीन हाउस में निर्वासित कर दिया था, क्योंकि उसने गलती से उसका एक महंगा मेकअप प्रोडक्ट तोड़ दिया था। आर्या के दिमाग में एक रोशनी बल्ब जल उठा।
यह उसका मौका था। फ्यूचर खलनायक के साथ अंक अर्जित करने का एक प्रमुख अवसर। उसने अपनी दयालु मुस्कान बिखरी। औशर मेरा भाई है, वह ग्रीन हाउस में कैसे सो सकता है? उसे तुरंत अपने कमरे में वापस जाने को कहे। ऐशर ने ऊपर से तो उसे धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर से उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। कुछ समय बाद आर्या उसके पास आई और उसके बालों को सहलाया। उसकी आवाज में स्नेह झलक रहा था। और आप रात को अच्छी नींद ले सकेंगे। ऐशर पूरी तरह से चौकित था। क्या उसने अपना सिर मेरी सोच से ज्यादा जोर से मारा, या यह मुझे प्रताड़ित करने का कोई और नया तरीका है? अगली सुबह आर्या को एक मैसेज मिला। कोई इंसान जो उससे बदला लेने का दावा कर रहा था, जानबूझकर एवलिन के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। आर्या अपनी जान बचाने के लिए बिस्तर से उठी और खाने की मेज की ओर भागी। एक आकर्षक महिला ने एक कामुक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। चचेरा भाई, तुम यहाँ हो? वह लेडी जो सच में नकली मिठास बिखरती थी, स्कारलेट रुआन थी, जो रुइन परिवार की दूसरी बेटी थी और लॉरेंस एंटरटेनमेंट कंपनी में अनुबंधित एक अभिनेत्री थी। वह ओरिजिनल आर्या की वफादार नौकर भी थी। आर्या बैठ गई। यह बस बकवास किस बारे में है? हम अभी उस आवारा कुत्ते के बारे में बात कर रहे थे, जिसे आपके परिवार ने अपने घर में रखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने आपको सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। निराधार आरोप का सामना करते हुए एवलिन ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। स्कारलेट, तुम मुझे घृणित आभार क्यों कर रही हो? आर्या ने अचानक पूछा। स्कारलेट घबरा गई और उसने एवलिन की ओर उंगली उठाई। मैं उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन एवलिन असली लरान एरिज है। मैं वही हूँ जिसे गोद लिया गया था। श्रीमती लॉरेन को तुरंत संदेह हो गया कि इसके पीछे एवलिन का हाथ है। उसका पक्षपात बेतुके लेवल तक पहुंच गया। नकली बेटी पर खूब प्यार बरसाया गया, जबकि असली बेटी को लगातार दोषी ठहराया गया। आर्या ने अपना सामान्य बिगड़ा हुआ बिहेवियर त्याग कर अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्कारलेट यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। वह मूर्ख बनी रही। यह क्या है? एक नकली एरिस किसी का जगह चुरा रही है। मैं नहीं समझती। उस समय एवलिन, जो अपनी कॉफी में घूर रही थी, हल्की सी हंसी हंस पड़ी। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि तुम मूर्ख हो। गर्लेट का चेहरा पीला पड़ गया और उसने और ज्यादा परेशानी पैदा करने की कोशिश की। तुम देहाती। यही लॉरेंस को सच में आपकी परवाह होती तो वे जनता के सामने घोषित कर चुके होते। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, आर्या ने बनावटी हैरानी से स्कारलेट की ओर देखा। चचेरी बहन, ऐसा लगता है कि कुछ और किताबें पढ़ने से आपको सचमुच फायदा हो सकता है। स्कारलेट इतनी गुस्से में थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। श्रीमती लॉरेन ने आर्या की बात सुनी और कुछ देर तक चुप रही। हार मानते हुए उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। चाहे कुछ भी हो, आर्या हमेशा एक लॉरेन ही रहेगी। यह देखकर कि नकली होने के बावजूद आर्या अभी भी परिवार की पसंदीदा थी, स्कारलेट ने तुरंत उसे खुश करने की कोशिश की और उसे एक हाई लेवल स्किन केयर सेट गिफ्ट किया। वह अपने पिता द्वारा निवेश किए जा रहे एक विविध शो में जगह पाने के लिए आर्या की मदद चाहती थी, लेकिन आर्या विनम्रतापूर्वक उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि स्कारलेट पर्याप्त प्रसिद्ध नहीं थी। स्कारलेट का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। इसके बाद आर्या ने पियानो का अभ्यास करने के लिए खुद को माफ कर दिया, जिसे स्कारलेट हताशा में अपने दांत पीसने लगी। पियानो कमरे में आर्या अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तभी उसने पीछे एक आकृति प्रकट होते हुए देखा, जैसे वह उछल पड़ी। वह घूम गई। अंतिम बॉस यह क्यों है? वह भूत की तरह चलती है। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। एवलिन ने अलसी भाव से उसकी ओर देखा और एक सीधा सवाल पूछा। क्यों? आर्या तुरंत समझ गई।
आर्या तुरंत समझ गई। वह पूछ रही थी कि उसने नकली एरिस के रूप में अपनी पहचान क्यों उजागर की। आर्या यह नहीं कह सकी क्योंकि मैं दूसरी दुनिया से हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम महाशक्तिशाली हो। मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर सकती। तो उसने बस कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि गिरने से मुझ में कुछ समझ आ गई। अचानक एवलिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्किन केयर सेट के लिए इशारा किया। आर्या उलझन में थी। क्या उनके जैसे शक्तिशाली इंसान को सचमुच फ्री के गिफ्ट की जरूरत है? एवलिन ने हल्की सी हंसी उड़ाई। आप मेरे लिए एक स्किन केयर सेट भी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आप मुझे लारेन परिवार की बेटी के रूप में अपनी पहचान देने के लिए तैयार है। आर्या ने उसे घूर कर देखा। तभी उसके मन में एक थॉट आया। बहन, तुम्हें पता चल गया कि इस स्किन केयर में कुछ गड़बड़ है ना? एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की पर जाकर बैठ गई। आर्या आराम से पियानो के पास लौट आई। उसे नॉवेल से याद आया कि नायिका कभी भी ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं करती। उसका हस्तक्षेप जरूर ही इम्पोर्टेंट रहा होगा। उसे पता ही नहीं चला कि एवलिन की आंखें खुलने में कितना समय लग गया। उसे यह जानकर हैरानी हुआ कि वह सच में सो गई थी। बहुत समय हो गया था जब वह इतनी शांति से सोई थी। क्या यह संगीत की वजह से हो सकता है? तभी आर्या मूर्खतापूर्ण तरीके से उसके करीब झुकी और एवलिन ने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया। आर्या ठिठक गई। क्या मेरा ख्याल इतना खराब था? कि वह अचंभित होकर चुप हो गई। इसे जारी रखो आर्य, आपको तोप के चारे के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। आर्या गहरी नींद में सो रही थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। तभी उसका फोन बजा और वह अचानक जाग गई। उसने घबरा कर आंसर दिया, लेकिन उसे गुस्से से भरी चीखें सुनने को मिली। दूसरी तरफ से उस पागल को कोसते हुए उसने फोन काट दिया। लेकिन जैसा ही नींद का कोहरा छूटा, उसने सोशल मीडिया चेक किया। हर ट्रेंडिंग टॉपिक नकली एरिस आर्या लॉरेन के बारे में था। उसे यह बात समझ में आ गई। जिस इंसान से उसने अभी बात बंद की थी, वह मूल आर्या का मंगेतर डेरेक वेस्ट था। नॉवल में बेंस और लारेस का परिवार तय हुआ था। सगाई टूट जाने के बाद ओरिजिनल आर्या ने डेरेक से शादी करने की प्लानिंग बनाई, लेकिन यह टिक नहीं सकी। वैंस ने जब देखा कि अब उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो उन्होंने उसे तुरंत एक तरफ कर दिया। अंत में खलनायक आशर ने उसकी हत्या कर दी। मरने से पहले उसने उसकी उंगली तोड़ दी। यह सोचकर आर्या को पता चल गया कि उसका उस बदमाश से कोई लेना देना नहीं हो सकता। तभी उस बदमाश ने खुद ही मैसेज भेजकर सगाई तोड़ने की धमकी दे दी। आर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच उसकी माँ मिस लॉरेन को यह खबर मिल गई थी और वह पहले से ही बहुत गुस्से में थी। वैंस बहुत आगे निकल गए हैं। वह सगाई को एवलिन से बदलना चाहते हैं। वह तो यहाँ तक मान गई थी कि एवलिन ने अपनी बहन के मंगेतर को चुराने के लिए ही पूरे ऑनलाइन घोटाले की प्लानिंग बनाई। आर्या ने आह भरी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एवलिन जैसे किसी इंसान को डायरेक्ट जैसे जोकर में दिलचस्पी हो। वह धीरे से बोली, माँ, एवलिन अभी अभी यहाँ आई है। उसे सगाई के बारे में नहीं पता। वह इसे चुराने की कोशिश नहीं करेगी। उसे शांत करने के लिए काफी कोशिश करना पड़ा, लेकिन लेकिन मिस लॉरेन अभी भी संदिग्ध थी। आर्या ने अपना प्रदर्शन जारी रखा तथा धीरे से दोष अपनी चचेरी बहन स्कारलेट पर डाल दिया। स्कारलेट का नाम सुनते ही मिस लॉरेन खंडहरों पर पहुंचकर उसे थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाती थी। आर्या यही चाहती थी, लेकिन वह और ज्यादा मुश्किलें नहीं चाहती थी। उसका मेन एम एरिस की किताब एवलिन को वापस दिलाना था। आर्या ने अपनी माँ को रोकते हुए कहा, शायद उसने गलती से यह बात कह दी। कुछ भी निर्णय लेने से पहले हम पिताजी के घर आने का इंतजार करेंगे। उसके शब्दों से सैलन शांत हो गई।
उसकी मॉम का नाम सेलन है। आर्या उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, फिर भी उसके प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। आर्या को स्नेह की एक छोटी सी पीड़ा महसूस हुई और उसने चुपचाप लॉरेन परिवार की रक्षा करने की कसम खा ली। एक और संकट से निपटने के बाद आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी की समय रेखा के अनुसार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह कुछ इम्पोर्टेंट बात भूल रही है। उसने अपना दिमाग खपाया और आखिरकार उसे याद आया कि ब्लड की थैली खतरे में है। चाहे जो भी हो, यह भविष्य के खलनायक के अच्छे पक्ष में आने का एक सुनहरा अवसर था। आर्या बचाव अभियान पर बिजी सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आया। जैसे ही वह उसके रास्ते से हटने के लिए आगे बढ़ी, वह उसके पैरों पर गिर पड़ा। आर्या ठिठक गई। क्या यह आदमी मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है? दर्शक तुरंत एक जगह इकट्ठा हो गए। उस लड़की को देखो, वह क्लियर रूप से कोई अमीर लड़की है। क्या उसने उसे अभी अभी कुचला है? एक इंसान बुदबुदाया। वाह, तुम लोगों को सचमुच अच्छा तमाशा पसंद है। आर्या ने सोचा। रिले एक पूर्व मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन उनकी लेकिन उनकी पेशेवर प्रवृत्ति ने उन पर नियंत्रण कर लिया। वह उस आदमी की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठी और पता लगाया कि उसे चोट लगा हुआ है। कोई 911 पर कॉल करे। सीपीआर शुरू करते हुए वह चिल्लाई, लेकिन भीड़ में से किसी ने मजाक किया। उसके जैसे लाड़ प्यार से पली बड़ी छोटी राजकुमारी क्या करेगी? वो शायद सिर्फ दिखावा कर रही है। तभी काले चेहरे वाला एक लड़का भीड़ से आगे आकर उसका बचाव करने लगा। मैंने पूरी बात देखी। उसने उसे नहीं मारा। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है। एक और इंसान भी आगे आया और आर्या को बचाव सांसें देकर उसकी मदद की। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आ गई। पैरामेडिक्स ने उस इंसान को स्ट्रेचर पर ला देते समय उसकी प्रशंसा की। आपने तुरंत ही सीपीआर दी थी। तुमने उसे बचा लिया। उस इंसान ने आर्या को हाँ में सिर हिलाया। परिचय के बाद आर्या ने नकाबपोश लड़के को धन्यवाद दिया और जल्दी से वहां से चली गई। उसे जाते देख लड़के ने अपना मुखौटा नीचे खींचा और चिल्लाया, अरे मेरा नाम जैक्सन किंग है। सड़क के उस पार एक उजाड़ गोदाम में औशर को गुंडों के एक समूह ने घेर लिया। तुम छोटे बदमाश, तुमने हमारे बॉस को मना करने की हिम्मत की। तुम इसके लिए कह रहे हो? तुम्हारा बॉस कौन है जो मुझ पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है? आर्या ने अपने नाटकीय प्रवेश की घोषणा की। औशर एक कोने में दुबका हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो उसके बालों के पीछे छिपी हुई थी। सभी गुंडे आर्या की ओर देखने लगे। एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की को देखकर उनमें से एक बोला, नमस्ते ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम हमारे साथ रुकना और खेलना चाहोगी? उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि आर्या ने कंधे से जोरदार प्रहार किया, उसे जमीन पर पटक दिया और अपना पैर उसकी पेट पर मजबूती से रख दिया। मैंने तुमसे कहा था, उसने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरे लोगों को मत छुओ। कुछ मिनट बाद सभी गुंडे फर्श पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। आर्या ने घृणा से उनकी ओर देखा। टकरा जना। पुनर्जन्म से पहले वो एक हाई लेवल परिवार की सदस्य थी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे एक एक साल के लिए विशेष बल प्रशिक्षण शिविर में भी रखा गया। कुछ लो लेवल के गुंडे कुछ भी नहीं थे। औशर अभी भी उसे घूर रहा था। जैसे ही वह उसके पास आई, वह किसी जंगली जानवर की तरह शांत हो गया। उसकी आवाज मधुर और क्लियर थी। क्या तुम ठीक हो, आर्या? आर्या ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं ठीक हूँ। मैं आपकी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि यह वेरोनिका बोंग थी, जो आउटरीच एंटरटेनमेंट के सीईओ की बेटी थी।
वह मुझसे कुछ चाहती है। मैंने उसे मना कर दिया था, तो उसने मेरा अपहरण करवा लिया। आर्या का चेहरा उदास हो गया। क्या वह इस बात से परेशान थी कि कोई उसके निजी बल्ब बैंक पर हमला कर रहा था? अशर ने उसके मूड में आए बदलाव को देखा और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से माफी मांगी। मुझे बहुत दुख है, आर्या। यह मेरी गलती है कि तुम्हें इसमें घसीटा गया। आर्या अचानक इससे बाहर आ गई। उसका प्यारा बिहेवियर वापस आ गया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरा और वादा किया कि अगर किसी ने उसे फिर कभी परेशान किया तो वह भी उसे परेशान करेगी। शुक्रिया, आशर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हो गई थी। तभी पुलिस वह आ धमकी। दोनों पक्षों ने खुद को पीड़ित बताया। अधिकारियों ने नाजुक दिखने वाली आर्या और दुबले पतले ऐशर से लेकर मसल भयभीत करने वाले गुंडों तक को देखा और यह बिल्कुल क्लियर था कि वे किस पर विश्वास कर रहे थे। इसके अलावा चतुर आर्या ने पूरे टकराव को रिकॉर्ड कर लिया था। जल्द ही गुंडों को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाने लगा। आर्या ने खुशी से आशर का हाथ पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वह उसे जश्न मनाने के लिए डिनर पर ले जा रही है। वे जेड पेवेलियन पहुंचे, लेकिन आर्या अपना सदस्यता कार्ड भूल गई थी और अंदर नहीं जा सकी। जैसे ही आशर अपना कार्ड निकालने वाला था, आर्या ने दिमाग में एक थॉट कूदा। अंतिम बॉस यहाँ नियमित रूप से आता है। शायद मैं इसका इस्तेमाल उसे फिर से खुश करने के लिए कर सकूं। उसने परिचारिका को बताया कि वह किसी से मिलने आए हैं और वह कौन हो सकता है। वह मेरे साथ है। उनके पीछे से एक परिचित आवाज आई। कुछ अहंकारी लड़कों का एक समूह आया, जिसमें डेरेक वैंस सबसे आगे था। वह सीधे आर्या के पास गया। उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह समझ नहीं पाई। उसने मान लिया कि वह उसे वापस ले जाने की विनती करने आई है। आर्या को नहीं पता था कि यह आदमी कौन था, लेकिन उसके आत्मसंतुष्ट वॉयस से पता चल गया। उसने अनुमान लगाया कि वह बदमाश मंगेतर डेरेक होगा। क्या सभी बदमाश और नॉवेल इतने मूर्ख हैं? वह सोच में पड़ गई और गलती से अपने थॉट जोर से कहने लगी। डेरे का चेहरा उतर गया। आर्या ने इसे और भी क्लियर कर दिया। ना तो मैं और ना ही मेरी बहन कभी भी आप में दिलचस्पी लेंगे। कोने की मेज पर बैठी एवलिन, जो शो देख रही थी, चुपचाप सहमत हो गई। जरूर से कोई दिलचस्पी नहीं है। सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किए जाने पर डेरी को गुस्सा हो गया। वह कर्मचारियों की ओर मुड़ा। उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन कुछ ही देर में एक मैनेजर उनके समूह के पास आया। श्रीमान वैंस, आपकी सदस्यता अभी रद्द कर दी गई। हमें आपसे जाने के लिए कहना पड़ेगा। वे सभी दंग रह गई। क्या क्या आप श्योर है कि आप गलत नहीं हैं? यह हमारे मालिक का आदेश है। पुलिस इस तरफ। 3 सुरक्षा गार्ड तुरंत वहां पहुंचे, समूह को बाहर ले गए। इसके बाद परिचारिका ने विनम्रतापूर्वक आर्या और आशर को अंदर बुलाया। आर्या बहुत खुश थी। अंतिम बॉस, अंतिम बॉस, सच में मुझे उसके पीछे चलने दे रही है। अगर मैं बेशर्मी से पेश आती आती रहूं तो मेरे बारे में उसकी धारणा बेहतर होती जाएगी। आर्या और आशर को एवलिन की मेज पर ले आया गया, जहां आर्या ने देखा कि काले फ्रेम वाले चश्मे वाला एक लड़का उसके बगल में बैठा है। उसकी शैली से आर्या ने अनुमान लगाया कि यह एवलिन का भाई लियो है, जिसे जैसन के नाम से भी जाना जाता है, जो डार्क वेब की लीडर बोर्ड पर 7वें लेवल पर 7वें पोजीशन पर था। आप क्या खाना चाहते हो? एवलिन ने मेनू आर्या की ओर बढ़ाया, यह देखकर कि एवलिन और लियो ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया। आर्या, जो हमेशा मुफ्तखोर होती है, तो विनम्रता से कहा कि वह और आशर ज्यादा नखरे नहीं करते। एवलिन ने सिर हिलाया और अपने कुछ सामान्य व्यंजनों का ऑर्डर दिया। आर्या ने फिर अचानक कहा, और एक प्लेट स्टेटर फ्राइड पर्क लीवर के साथ एक छोटा गिलास गर्म चावल की वाइन। वेटर्स उसे हैरान होकर देखती रही। मिस, यह जेड पेवेलियन है।
हर व्यंजन राज्य भोज लेवल की विशेषता है। एवलिन ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और ऑर्डर देने का संकेत दिया। खाना जल्द ही आ गया। आर्या की आंखें खुशी से चमक उठी। नॉवल में इस जगह को पौराणिक बताया गया था और वह खुद इसका स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही खाना परोसे गए, उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने खाने का एक टुकड़ा मुंह में डाला, फिर चॉपस्टिक नीचे रखने से पहले कुछ और व्यंजन चखे। यह वह स्वाद नहीं था जो उसे याद था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। उसकी अजीब मनोदशा को देखते हुए ऑशर ने पूछा, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? एवलिन ने मजाक किया। मैंने सोचा था कि आपने कहा था कि आप बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं हैं। आर्या असलियत में वापस आ गई। नहीं नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। उसने तुरंत खाना अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया और ऐशर की तरफ पसलियों की एक प्लेट बढ़ाना भी नहीं भूली। लो ऐशर, इसमें से कुछ ले लो। अचानक चिंता के भाव ने ऐशर के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कहा। उसके सामने प्यारे से कुत्ते जैसे लड़के को देखते हुए समझ नहीं आ रहा था कि असली खलनायक उसके साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। लियो, जो अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, अचानक जोर से हंस पड़ा। मैंने उस दो मुहे नकली एरीज को ट्रेडिंग लिस्ट में फिर से सबसे ऊपर ला दिया। हवा में एक सन्नाटा छा गया। हालांकि आर्या ने उसे शांति से एक मुस्कुराहट दिया। लियो ने ऊपर देखा और आखिरकार उसे नोटिस किया। अरे, मेरा नाम लियो है। तुम्हारा क्या नाम है सुंदरी? मैं आर्या हूँ। लियो को यकीन नहीं हुआ। इस खूबसूरत लड़की का नाम उस भयानक नकली एरीज के नाम जैसा ही था। लेकिन फिर आर्या ने उसे बताया कि वह असल में थ्रेडिंग लिस्ट वाली वही नकली नकली लारेंट एरिज है जिसे उसने अभी अभी 2 माह कहा था। एक अजीब सामाजिक रूप से आत्मघाती सिचुएशन की बात करें। लियो ने अजीब तरह से मदद के लिए एवलिन की ओर देखा। एवलिन ने बस सिर हिलाया। यह सही है। यह आर्या है, मेरी बहन। अंतिम बॉस को खुद अपनी बहन कहते हुए सुनकर आर्या बहुत खुश हुई। शायद उसकी बड़ी बहन इतनी भी बुरी नहीं थी। लियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रुको, क्या यह असली और नकली एरिस के बीच कोई नाटकीय पाठ में छुरा घोंपने वाला पारिवारिक झगड़ा नहीं होना चाहिए था? मेरे बॉस और यह लड़की बहुत अच्छे से मिल रहे थे। अपनी गलती का एहसास होने पर लियो ने जल्दी से माफी मांगी और ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाने के लिए अपना लैपटॉप खोला। लेकिन वह बहुत देर हो चुकी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका कंप्यूटर कवेस्ट द्वारा हैक किया गया था, जो नोवेल का एक छोटा सा कैरेक्टर माना जाता है, जो हैकर लिस्ट में तीसरे तीसरे लेवल पर था। आर्या उलझन में थी। क्या वेस्ट अचानक लियो पर हमला क्यों करेगा? लियो ने कांपते हुए अपना फोन उठाया। चिंता मत करो बॉस, मैं अपनी बहन को ट्रेंडिंग लिस्ट से हटाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब उसने अपना फोन खोला तो टॉपिक पहले ही गायब हो चुका था। उसने देखा एवलिन की तरफ उलझन में। क्या नंबर एक रैंकिंग वाले हैकर ने यह किया था? एक सेकंड बाद उसका फोन भी हैक हो गया। निराश होकर उसने पैर पटकते हुए कवेस्ट को अपना कट्टर दुश्मन बनाने की कसम खाई। समस्या सुलझने के बाद आर्या ने अपना ध्यान वापस औशर की ओर लगाया। अपना फोन देखना बंद करो और ज्यादा खाओ। शुक्रिया आर्या, उसने अपना फोन मेज पर उल्टा रखते हुए कहा। दोपहर के खाने के बाद आर्या और आशर पहले चले गई। उनके जाने के बाद लियो ने आखिरकार अपनी उलझन जाहिर की। वह आर्या लड़की उन प्रोफाइलों से बिल्कुल अलग है जो उसके बारे में लिखी गई थी। एवलिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने गिलास में वाइन घुमाती रही। वह क्या हाल है? लियो का चेहरा सीरियस हो गया। उन बेवकूफों को जल्द ही कुछ नहीं मिलेगा। वह स्टार्लिंग, एवलिन ने शांति से कहा, राजधानी के शियाओ परिवार का वह आदमी पहले से ही यहाँ है। वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली। उसे पूरा विश्वास था कि वह किसी बेकार काम में लगा है। आर्या और आशर सड़क पर चल पड़े।
धूप में आशर के हाथ के पिछले हिस्से पर जुई के निशान भयावह रूप से दिखाई दे रहे थे। लारेंस बचपन से ही उसे जिंदा खून की थैली की तरह इस्तेमाल करता रहा था। अमानवीय बिहेवियर सहता रहा था। आर्या उत्सुक थी। क्या वह उनसे नफरत नहीं करता? उसने उसकी आंखों में देखा और अपनी सम्मोहन शक्ति को सक्रिय किया। औशर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे उनसे नफरत नहीं है। मेरा खून मेरी बहन का है। आर्या दंग रह गई। उनके सम्मोहन में कोई झूठ नहीं था, इसलिए वह सच कह रहा था। यह सोचकर कि वह सचमुच मानता है कि उसका खून उसका है, उसे एहसास हुआ कि लोन परिवार कितना विकृत है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि औशर अभी भी खलनायक नहीं बना था। अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसने धीरे से उसके माथे पर थपथपाया और वह झिझका। तुम्हारे सिर पर कुछ था, उसने कहा। शुक्रिया आर्या। उसे एक अंधेरी राह पर जाने से रोकने के लिए धीर आर्या ने उस पर दया की वर्षा करने की कोशिश की। वह उसे जोरदार खरीदारी पर ले गई। बैगों से लदा उसके पीछे पीछे चल रहा औशर उसे मुआवजा कम और कुली ज्यादा लग रहा था। कुछ घंटों बाद वह नीचे जा रही एक लिफ्ट में थे। औशर जो अब एक इंसानी कोट रैंक बन गया था, एक चौथाई जगह घेर रहा था। आर्या ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और हाथ बढ़ाया। लो, मैं तुम्हारे बाएं हाथ से वह बैग ले लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ले आई। जैसे जैसे और लोग लिफ्ट में घुसते गए, औशर ने सहज रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल आर्या को उस भीड़ से बचाने के लिए किया। अपने इतने पास उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर आर्या का दिल तेजी से धड़क उठा। उनके सामने एक अधेड़ उम्र की लेडी जानबूझकर मुस्कुराई। युवती, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही आर्या समझाने वाली थी, लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और भीड़ तितर बितर हो गई। उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। तो औशर, क्या तुम्हें आज जो हमने खरीदा वह पसंद आया? हम अगली बार फिर जा सकते हैं। मुझे वह सब कुछ पसंद है जो तुम मुझे देते हो। उनसे उसने कहा। उसकी मुस्कान सूरज की तरह गर्म थी। उसकी आवाज कोमल और सुरीली थी। आर्या को खुद को दूर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर उसने यह पुष्टि करने के लिए अपने सम्मोहन का इस्तेमाल नहीं किया होता कि वह एक प्यारा अनिर्हित मेमना है, तो उसने कसम खाई होती कि वह जानबूझकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। रात हो गई। जैसे ही आर्या घर पहुंची, उसने अंदर से गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनी। दरवाजे की दरार से झांकते हुए उसने एवलिन और उसकी तथाकथित माँ को गतिरोध में देखा। क्या तुम्हें इतनी देर से घर आने की कोई शालीनता नहीं है? क्या एक उच्च समाज की महिला ऐसा बिहेवियर करती है? एवलिन फूट फूट कर हंसी। मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी एक माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन वह नहीं जिसने मुझे पाला। सेलिन गुस्से से भर गई। एवलिन के कंधे से टकराकर टूट गया। एवलिन को अपनी बाह और टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों को जमीन पर गिरते देखकर आर्या का दिल बैठ गया। सब खत्म। आज मैंने जो भी ब्राउनी पॉइंट्स कमाए थे, वह सब चले गए। एवलिन ने आर्या की तरफ देखा और मुस्कुराई। मिसेस लॉरेन, आपने जो कुछ मुझसे कहा वही अपनी आदर्श बेटी आर्या से क्यों नहीं दोहराती? सेलेन आर्या से इस तरह कभी बात नहीं करेगी। इसके बजाय उसने एवलिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। औसन्ना प्रहार को देखते हुए आर्या आगे बढ़ी। इन सब चीजों को देखते हुए आर्या आगे बढ़ी और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसकी आत्मघाती हरकत रुक गई। थोड़ी थोड़ी मान मनोबल के बाद सेलिन सेलिन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन वह अभी भी गुस्से में थी। देखो, आर्या कितनी अच्छी बिहेवियर वाली है, कुछ कृतज्ञ बैरियो जैसी नहीं। आर्या ने जल्दी से उसकी बात बीच में ही रोक और टॉपिक बदल कर स्कारलेट की ओर मुड़ गई। माँ, क्या आपको वो स्किन केयर सेट टेस्ट के नतीजे में जो स्कारलेट ने मुझे दिया था वह चुड़ैल शीशे से भरी थी? इसका लंबे समय तक इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है।
जैसे कि उम्मीद थी, स्कारलेट का जिक्र सुनते ही सेलिन का सारा गुस्सा शांत हो गया। एवलिन चुपचाप मुड़ी और चली गई। आर्या ने आशर को भी वहां से खिसकने का इशारा किया, लेकिन उसने बस एक अजीब सी मुस्कान दी। आर्या रात के खाने तक सेलिन के साथ रही। नीचे जाने से पहले उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार किया। उसने एवलिन को अपने बेडरूम के दरवाजे से टिकी हुई पाया। आर्या उसके हाव भाव नहीं समझ पाई, लेकिन उसे पता था कि अपनी माँ के गुस्से के बाद उसे कुछ सुधार करना होगा। उसने सेलिन की तरफ से माफी मांगनी शुरू की, लेकिन एवलिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या तुम आज रात का कुछ भूल तो नहीं रही हो? आर्या को कुछ समझ नहीं आया। एवलिन ने अपना फोन उठाया, जिसमें एक क्यूआर कोड था। जेड पेवेलियन का बिल, कैश या स्कैन। आलिया को यकीन नहीं हो रहा था। एक अरबपति उसे $2000 के डिनर बिल के लिए घेर रहा था, लेकिन जब वह कोड स्कैन करने गई तो उसे पता चला कि वह एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। बहन, अगर तुम मुझे सोशल मीडिया पर जोड़ना चाहती थी तो कह सकती थी, आर्या ने खुशी से गले लगाते हुए कहा। एवलिन ठंडे आवाज में पीछे हट गई। बकवास बंद करो, पैसे चुका दो। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आर्या ने एवलिन को आवर लिविंग फैमिली नाम के एक ग्रुप चैट में जोड़ दिया। लगभग तुरंत ही चैट भद्दे कमेंट से भर गई। उसके छोटे भाई पीटर ने तो घर आने पर एवलिन से निपटने की धमकी भी दी। एवलिन ने घृणा से कमेंट को देखा और ग्रुप से बाहर निकल गई। एवलिन की आंखें फड़क उठी। धिक्कार है तुझ पर, तू गुस्सैल किशोरी, तुम मुझे मरवा डालेगी। उसे धुंधला सा याद आया कि एवलिन की एक सीक्रेट पहचान एक पेशेवर ई स्पोर्ट्स चैंपियन पीटर की आदर्श थी। ऐसा लग रहा था कि उसके बेवकूफ भाई को एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ेगा। तभी उसके पिता मिस्टर लॉरेन ने उसे 2 लाख का ट्रांसफर भेजा। आर्या की आंखें चमक उठी। शुक्रिया पापा। उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा। आर्या, मुझे अफसोस है कि सगाई के दौरान तुम्हें यह सब सहना पड़ा। हम ऑनलाइन चीजों को खत्म होने देंगे, यहाँ तक कि उस कृतज्ञ स्कारलेट की बात है। मैं वापस आकर उसे खुद निपटूंगा। आर्या के मन में तरह तरह की भावनाएं थी। उसके नए माता पिता के मूल्य भले ही संदिग्ध हो, लेकिन वे सचमुच अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा उससे प्यार करते थे। उसे याद आया कि नोवेल में लॉरेन परिवार बर्बाद हो गया था। मिस्टर लॉरेन की कंपनी दिवालिया हो गई थी और अपने बेटे बेटी और पत्नी को खोने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया था और लॉरेन कॉरपोरेशन की इमारत की छत से कूद गया था। एक दर्शक के रूप में इसे पढ़ते हुए उसे खलनायक के लिए न्याय का एहसास हुआ था, लेकिन अब इसे जीते हुए वह मुस्कुरा नहीं पा रही थी। उस दुखद नियति से बचने के लिए आर्या ने उन्हें सही राह दिखाने का फैसला किया। उसने एक वॉइस मैसेज भेजा। उसका आवाज शांत और स्वयं था। पापा, सगाई की चिंता मत करो। मुझे वैसे भी डेरेक कभी पसंद नहीं था। उसका परिवार हिसाब किताब और निजी फायदे के बारे में सोचता है। उसके शब्दों ने उसे प्रभावित किया। मिस्टर लॉरेंस जानते थे कि डेरिक का पिता एक निर्दयी व्यापारी है। उन्होंने तुरंत उसे फोन किया, इससे पहले कि वह दूसरा आदमी कुछ बोल पाता। मिस्टर लॉरेन ने उस पर हमला बोल दिया। सगाई टूट गई है। आपका परिवार आपकी हैसियत से कहीं ऊपर का लक्ष्य रख रख रहा है। वैंस की समस्या सुलझने के बाद आर्या अपने नए पिता की कुशलता से प्रभावित हुई। उसे जरा भी शक नहीं था कि स्कारलेट का भाग्य भी उतना ही संतोषजनक होगा। रुइन विला की घंटी बजी और स्कारलेट ने उस उत्सुकता से उसे खोला। पूरे लॉरेन परिवार को वहां खड़ा देखकर उसने मासूमियत का नाटक किया। क्या आप दादाजी से मिलने आए हैं? आर्या आगे बढ़ी। हम आपसे मिलने आए हैं। स्कारलेट का दिल बैठ गया। क्या उन्हें स्किन केयर के बारे में पता चल गया है? अंदर मिस्टर लॉरेन ने संदूषण वाली लैब रिपोर्ट कॉफी टेबल पर पटक दी। रुइन विला के चेहरे पीले पड़ गए, खासकर स्कारलेट के, जो अपना अपराध बोध छिपा नहीं पा रही थी। स्कारलेट की माँ वेरा ने जल्दी से बहाना बना लिया। स्कारलेट कितनी लापरवाह हो सकती है? उसने गलती से आर्या को कोई नमूना उत्पाद दे दिया होगा। आर्या ने बिना किसी दया के जवाब दिया, तो आपके नए उत्पाद लाइन के नमूने शीशे जो
संदूषित है पर के क्या आपके सभी उत्पाद शीशे से संदूषित है? उसके शब्दों ने स्कारलेट के माता-पिता को हैरान कर दिया। मिस्टर रुआन जानते थे कि उन्हें कोई ना कोई समाधान जरूर निकालना होगा। इसीलिए उन्होंने स्कारलेट की तरफ से मिस्टर लॉरेंस से माफी मांगी, लेकिन सेलेन को यह मंजूर नहीं था। उसने सोशल मीडिया पर स्कारलेट से सार्वजनिक माफी मांगी। वेरा को अपनी बेटी एक्टिंग करियर के लिए बर्बाद होने का डर था, इसीलिए उसने रहम की भीख मांगी। अपने भाई और भाभी को स्कारलेट की रक्षा के लिए धीर देखकर सेलेन ने विनम्रता का सारा दिखावा छोड़ दिया। क्या पिताजी जानते हैं कि आपकी कंपनी के उत्पादों में इतनी बड़ी समस्या है? यह सुनकर स्कारलेट का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके पिता ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। अरे कमीनी लड़की, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आर्या पॉपकॉर्न खाते हुए शो शुरू होने के लिए तैयार होकर बैठ गई। स्कारलेट इस झटके से लड़खड़ा गई और उसकी माँ बेरा गहरी पीड़ा से देख रही थी। वह आर्या की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में एक हताश विनती थी। प्लीज इसे जाने दे। सेलिन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कसम खाई कि स्कारलेट नकली एस को ड्रैट करवाने की कीमत चुकाएगी। ऑनलाइन अपनी हार देकर स्कारलेट ने नाटक किया। आंटी, आप क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक गहरी आवाज तनाव को चीरती हुई आई। बस बहुत हो गया। अगर स्कारलेट की गलती है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। सेलिन इस चिंता में कि दूषित कॉस्मेटिक का विवाद कंपनी में उसकी स्थिति को प्रभावित करेगा, जल्दी से वहां पहुंची। पापा, आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? दादाजी रुआन अपनी असली पोती के लिए खड़े होने की तैयारी करते हुए अपने चेहरे पर दृढ़ता लिए बैठ गए। क्योंकि एवलिन मेरी असली पोती है और आर्या इतने सालों से अपनी पहचान के साथ जी रही है, तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए? सेलिन बहुत घबरा गई थी। पापा, आप इतने रूड कैसे हो सकते हैं? उसने विरोध किया। आर्या अभी नाबालिग है और उसे दिल की बीमारी है। वह लॉरेन परिवार के बाहर कैसे रह सकती है? दादाजी रुआन समझ गए थे कि लॉरेन परिवार में एवलिन का स्वागत नहीं है। वह उसकी और मुड़े। एवलिन, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आना। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ है। एवलिन ने बूढ़े आदमी की नजर से नजर मिलाई और थोड़ा सिर हिलाया। धन्यवाद दादाजी। माहौल आखिरकार शांत हो रहा था और आर्या अपनी माँ और एवलिन के बीच चीजों को सुलझाने की कोशिश करने ही वाली थी कि उसने एक नरम मजाक सुना। खुलो रुइन, रुइन परिवार की दूसरी बेटी। आर्या ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसे नॉवेल की क्लो की याद आ गई। वह वही थी जो ओरिजिनल आर्या और स्कारलेट द्वारा फंसाए जाने और लगातार साइबर बुलिंग के बाद गहरे अवसाद में गिर गई थी और आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। अब जब वह इस दुनिया में थी तो ओरिजिनल आर्या की गड़बड़ियों को साफ करना उसका काम था। इसका मतलब था कि क्लो एक अवसाद को ठीक करना उसके ऊपर था। आर्या क्लो के पास गई, एक चाय का कप उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। उसने ओरिजिनल खलनायक के मीठे कृपालु स्वर को अपना लिया। क्लोई ने ठंडे आंखों से ऊपर देखा। मैं मासूम पीड़िता का किरदार निभाने का तुम्हारा हुनर वाकई लाजवाब है, उसने भावनात्मक लहजे में कहा। अपनी पोती का अपमान होते देख दादाजी रोइन शांत नहीं बैठ सके। वह देखना चाहते थे कि इस लड़की का हुनर इतना साहसिक दावा करने के लिए कितना काबिल है। आर्या ने मासूमियत से पलकें झपकाई। अगर मेरी चाय क्लोई की चाय से बेहतर है तो मुझे भी कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा, है ना दादाजी? बूढ़े ने आह भरी। कोने में सिमट गए। वह मान गए कि अगर वह जीत जाती है तो वह उसे अपना लंबे समय से इकट्ठा किया गया बेशकीमती जिला कलेक्ट्री सेट देंगे। ठीक है, आर्या ने खुशी से कहा। फिर वह एवलिन की ओर मुड़ी। बहन, क्या तुम भी शर्त लगाना चाहती हो? अगर मैं हार गई तो मैं रोज तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगी। इससे एवलिन की दिलचस्पी बढ़ गई। और अगर तुम जीत गई, आर्या की आंखें चमक उठी। जेड पेवेलियन का एक वीआईपी सदस्य कार्ड। एवलिन ने तुरंत हामी भर दी। बस
शर्त पूरी होने के बाद आर्या ने चाय का सेट लगाया। उसकी हरकतें सहज और सुंदर थी। जैसे जैसे वह काम कर रही थी, क्लोई ने खुद को उसे देखते हुए पाया। उसका मन सौंदर्य में उसका मन सदियों में पहली बार हैरानी के साथ शांत व स्थिर महसूस कर रहा था। लड़की को एक हल्की धुंध में ढकते हुए उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले मैं भी एक ऑनलाइन नफरत फैलाने वाली भीड़ का निशाना बनी थी। मेरे निजी कमेंट और मैसेजेस बेहद घिनौनी बातों से भरी थी। लेकिन जब मैंने अपना फोन नीचे रखा तब भी मैं पियानो बजा रही थी। मैंने अभी भी वही किया जो मुझे करना था। एक बार सच्चाई सामने आने के बाद नफरत धीरे धीरे गायब हो गई। कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती है जो अचानक बीमारी जैसी लगती है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होती। क्या तुम सहमत नहीं हो क्लोई? क्लोई उसे घूर रही थी समझाते बिना यह समझाते ही उसने सिर हिलाया। चाय तैयार है, प्लीज चखे। आर्या ने पहला कप क्लो की ओर बढ़ाया। सुझाव पूरा हो गया था। क्लो वर्तमान में वापस आ गई। गर्म गर्म कप लिया और आर्या को सच में देखा। तब उसे समझ आया, आर्या उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसका बिहेवियर इतना विचित्र था। यह सोचकर उसको हैरानी होता था कि क्या उसने अपना सिर मार लिया था। समृद्ध सुगंध में खोए हुए दादाजी रुआन ने कहा कि आर्य की चाय जरूर ही ग्लो की तुलना में बेहतर थी। आर्या ने बिना समय गवाए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। शीला कॉलेज चाय सेट के लिए धन्यवाद दादाजी। क्लो को अपराध बोध का एहसास हुआ, यह जानते हुए कि उसके दादाजी इसे कितना संभाल कर रखते थे। दादाजी तुम्हें दोष नहीं देते, तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा शानदार होने का दोष देना चाहिए। दादाजी रुइन की आंखें लगभग बाहर निकलो, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बाद में आर्या को क्लो मिल गई और उसने उससे सच्चे दिल से गहराई से झुककर माफी मांगी। क्लोई की पहली प्रतिक्रिया थी, क्या तुम किसी नशे में हो? उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, बस ठंडेपन से कहा कि वह उसे माफ नहीं करेगी जब तक तुम मुझे वो शीशा क्वालिटी सेट नहीं दोगे। आर्या ने एक पल सोचने का नाटक किया। काश मैं तुम्हें वो टी सेट दे सकती, कोजिन, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो जानती थी कि गंभीर अवसाद से ग्रस्त किसी इंसान के लिए सिर्फ सुझाव काफी नहीं होता। इसीलिए उसने क्लोई को उसके साथ एक रियलिटी शो में शामिल होने का ऑफर दिया। क्लोई उसके इरादों को ना समझते हुए उसे बस एक ठंडी नजर से देखा। आर्या के पास रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। क्या बात है क्लो, क्या तुम डरी हुई हो? यह तरीका काम कर गया। क्लोई तुरंत मान गई। मन ही मन वह स्कारलेट और उसके धोखेबाज पूर्व प्रेमी से बदला लेना चाहती थी। आर्या ने उसे भरोसा दिलाया कि वह शो के सारे इंतजाम संभाल लेगी। यह तय होने के बाद आर्या एवलिन के पीछे एक छोटे बच्चे की तरह दौड़ी और इनाम मांगने लगी। उसने अपने परिवार के लिए जीत हासिल की थी। इस बीच दादाजी रुआन ने उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ जाते हुए देखा। वह लड़की कुछ और ही है। जब वह लॉरेन विला वापस पहुंचे तो देर हो चुकी थी और बारिश हो रही थी। आर्या को आखिरकार जेड पवेलियन के लिए एक अमूल्य वीआईपी कार्ड हाथ लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। वह एवलिन के करीब झुकी। बहन बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। एवलिन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अपने चेहरे से वह मूर्खतापूर्ण भाव मिटा दो वरना मैं कार्ड वापस ले लूंगी। आर्या जानती थी कि कब रोकना है। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो बहन। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसने अंधेरी बरसाती रात में एक अकेला इंसान इंतजार करते देखा। आर्या, बारिश हो रही है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ओह अशर, धन्यवाद। वे एक छतरी के नीचे साथ साथ विला की ओर चले। कार से एवलिन ने उन्हें जाते हुए देखा। इसे देखो, उसने आर्या द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ किए जाने के तुरंत बाद इसे डिलीट करने की प्लानिंग बनाई।
लेकिन इसके बजाय आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। गुस्से में उसने सबूत के तौर पर एक स्क्रीनशॉट लिया और फिर पोस्ट डिलीट कर दी। अगली सुबह सेलेन ने आर्या से खुशी-खुशी पूछा कि क्या उसने स्कारलेट का अब गया माफीनामा देखा है। उसने आगे बताया कि रूइन कॉर्पोरेशन ने अभी उससे दूरी बनाते हुए एक बयान जारी किया है। आर्या इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती थी। स्कारलेट के नासमझ प्रशंसक उसके सोशल मीडिया पर छा गए और उससे माफी मांगने की मांग करने लगे। सेलन बस मुस्कुराई, चिंता मत करो आर्या, तुम्हारे पिता के पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। आर्या सोच ही रही थी कि यह क्या हो सकता है। तभी जेनिथ एंटरटेनमेंट के आधिकारिक अकाउंटेंट ने घोषणा की कि वे स्कारलेट का अनुबंध समाप्त कर रहे हैं और उसी पोस्ट में आर्या के लॉरेन परिवार की प्यारी बेटी होने की आधिकारिक पुष्टि की गई। जब उसे पता चला कि उसके माता-पिता ऐसा कर रहे हैं तो आर्या की आंखें भर आई। यही तो वह एहसास है जो संजोया जाता है। उसने मन ही मन इस परिवार की रक्षा करने और नोवेल जैसी त्रासदियों को कभी ना होने देने की कसम खाई। इसीलिए ऑनलाइन उसने एक बोल्ड पोस्ट किया, 3 शब्दों का जवाब, मैं माफ नहीं करती। इस बीच स्कारलेट ने अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण रूइन कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत गिरते देखी। उसके पिता गुस्से से लाल हो गए। गुस्से से उबली हुई स्कारलेट बुदबुदाई, तू कुतिया, क्या आप गंदा खेल खेलना चाहते हैं? ठीक है, मैं भी। उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन की एक नई डार्क प्लानिंग पहले से ही बन रही थी। अगले दिन आर्या आशर को दोपहर के खाने के लिए जेड पवेलियन ले गई, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात अपनी माँ से हो गई। आर्या का दिमाग खाली हो गया। क्या यह कोई नया प्लॉट पॉइंट है? मिसेस डेविस, मेरा पहले मिस कैरोलीन से अपार्टमेंट था। आपका इस तरह लाइन में कटना ठीक नहीं है। मिसेस डेविस आत्मसंतुष्ट थी। अपना मेंबरशिप कार्ड लहरा रही थी। अरे हाँ, सेलिन, डार्लिंग, यह मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास जेड पैवेलियन का कार्ड नहीं है। मैं अपने सम्मानित अतिथि को यूं ही इंतजार में नहीं छोड़ सकती है ना। आर्या तुरंत अपनी माँ की मदद के लिए आगे आई। माँ, आप अपना कार्ड भूल गई होंगी। मिसेज डेविस मुस्कुराई। आर्या प्यारी, तुम कोई भी पुराना कार्ड दिखाकर अंदर जाने की उम्मीद नहीं कर सकती। ध्यान से देखो, यह असली मेंबरशिप कार्ड है। उसने फिर अपना कार्ड लहराया। आर्य का दिल बैठ गया। क्या आखिरी बॉस ने मेरे साथ मजाक किया है? तभी मैनेजर और उसके कर्मचारी लाइन में लग गए आर्य का स्वागत करने के लिए। श्रीमती ड्रेबिस, मिसेस डेविस ने विरोध किया, इस बात पर जोर देते हुए कि आर्य का कार्ड नकली है, लेकिन प्रबंधक के अगले शब्द उसके चेहरे पर एक तमाचा थे। मिस आर्या का कार्ड हमारे सबसे प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए आरक्षित एक हाई लेवल वीआईपी कार्ड है। उसने अपना सुर बदल दिया। उसकी आवाज में नकली चिंता झलक रही थी। सेलिन प्यारी, अगर तुम्हें आर्थिक परेशानी हो रही है तो तुम जानती हो कि तुम हमेशा मदद के लिए मेरे पास आ सकती हो। आर्या आगे बढ़ी। माँ, क्या तुम ठीक हो? औशर और मैं तुम्हारे साथ आ सकते हैं। सेलिन ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक थी। आर्या हमेशा औशर से नफरत करती थी और उसे वह वीआईपी कार्ड कहाँ से मिला। लेकिन उसके सवालों के बावजूद इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात में से कैरोलीन का दिल जीतना था। वह विनम्रतापूर्वक अतिथि को हाई लेवल निजी डाइनिंग रूम में ले गई। आर्य दंग रह गई। यह जगह पागलपन है। एक वेटर ने उन्हें मेनू दिया। ये समझाती हुई है कि इस कमरे में मेहमान जो चाहे मुफ्त में ऑर्डर कर सकते हैं। अंग्रेजी में मिस कैरोलिन मिस कैरोलिन को ऑर्डर करने के लिए आमंत्रित करते हुए, लेकिन विदेशी मिस कैरोलिन मेनू को बस देखती रही, पूरी तरह से खोई हुई। उन्होंने विनम्रता से सेलिन से कुछ समझाने को कहा। सेलिन हिचकिचाई। उनके पति हमेशा ऑर्डर करने का काम संभालते थे। अपनी माँ की परेशानी भाप कर आर्या खड़ी हो गई। उन्होंने धारा प्रवाह फ्रेंच में अपना परिचय दिया और जेड पवेलियन के कोई खास व्यंजनों की सिफारिश की। कैरोलीन उनके सटीक उच्चारण से पूरी तरह से प्रभावित हुई। आर्या बस मुस्कुराई, उम्मीद करते हुए कि उन्हें खाना पसंद आएगा। सेलिन आर्या की धारा प्रवाह भाषा से दंग रह गई, लेकिन आर्या ने इसे एक शौक समझकर टाल दिया। हालांकि औशर जो चुपचाप देख रहा था, उसे यह पसंद नहीं आया।
खाना आते ही सेलिन सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं आपके एंजेल सीरीज के गहनों की बहुत प्रशंसा करती हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी कंपनी ग्लैमर ज्वेल्स को आपसे एक मॉडल बनवाने का सम्मान मिल सकता है। मिस कैरोलिन ने बिना देर के मना कर दिया। एंजेल सीरीज अभी पूरी नहीं हुई है। मैं इस देश में पहले प्रेरणा पाने आई हूँ। आर्या इस डिजाइन के बारे में जानती थी। उनके डिजाइन इतने बीके आसमान छूती छूती कीमतें मिसेज डेविस से मिल रही प्रतिस्पर्धा के चलते उनकी मां की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। नोवेल में सेलिन ने कंपनी को बचाने के लिए अवैध चीजों का सहारा लिया था और आखिरकार जेल पहुंच गई थी। आर्या जानती थी कि उसे उसकी मां को उस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए अपना नाक गुजरना ही होगा। सेलिन ने हार नहीं मानी। उसने एक डिजाइन के लिए अपनी सामान्य फीस से 2 गुनी नहीं बल्कि 3 गुनी देने की पेशकश की। मिस कैरोलीन को बुरा लगा। उसे लगा कि सेलिन उसकी कला और एक इंसान के रूप में उसका अपमान कर रही है। अपनी माँ को हर तरीके से कोशिश करता देख आर्या ने आह भरी और बीच में कूद पड़ी। माँ, मुझे इसे संभालने दो। मिस कैरोलीन, मैं आपको आपकी एंजल सीरीज के लिए एक प्रेरणा दे सकती हूँ। यह सुनकर मिस कैरोलीन का बिहेवियर नरम पड़ गया। उसने वादा किया कि अगर आर्या उसे सचमुच प्रेरित कर सके तो वह उनके लिए सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि पूरी एंजल सीरीज डिजाइन करेगी। एंजल सीरीज बहुत बड़ी थी। अगर उसकी माँ की कंपनी इसे हासिल कर लेती तो वे मिस डेविस को धूल चटा देते। कैरोलिन बोली, यंग लड़की को ज्यादा यथार्थवादी नहीं होना चाहिए। प्रेरणा पाना कोई आसान काम नहीं है। आर्या तैयार थी। उसने अपने फोन की फोटो गैलरी खोली और डिजाइनर को दे दी। मिस कैरोलिन ने एक नजर डाली और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। हे भगवान! फरिश्ते सिर्फ पवित्रता के बारे में नहीं होते, वे रोशनी के प्रतीक होते हैं। यानी उन्हें अंधेरे में भी चमकना चाहिए। आर्या सहमत हो गई। आपे के पिछले 9 टुकड़े पवित्रता के विषय पर आधारित थे, तो शायद अब इसमें पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे एहसास हुआ कि स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर उसकी अपनी थी। उसने तुरंत माफी मांगी, कहा कि उसने गलत तस्वीर चुन ली थी। लेकिन मिस कैरोलीन ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्हें यकीन था कि यही तस्वीर उनकी प्रेरणा होगी। फिर भी आर्या को वह तस्वीर मिली जिसे वह असलियत में दिखाना चाहती थी। एवलिन की तस्वीर, उसका आभा मंडल शांत और विद्रोही था। इसे देखकर मिस कैरोलीन और भी ज्यादा खुश हो गई। वह पहले से ही एक गिरे हुए फरिश्ते की थीम वाली कलाकृति की कल्पना कर रही थी। उन्होंने जल्दी से आर्या को एक मैसेजिंग ऐप पर जोड़ा और उससे दोनों तस्वीरें भेजने को कहा। सेलिन हैरान थी। क्या यह वही घमंडी सन की डिजाइनर है? मैंने सुना है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, मिस कैरोलिन ने उसे डिजाइन के लिए पैसे जमा करने को कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बस समस्या सुलझ गई। सेलिन को लगा जैसे वह किसी सपने में है। उसने आर्या से पूछा कि क्या मिस कैरोलिन ने सिर्फ 2 तस्वीरें देखकर ही उन्हें एंजल सीरीज बेचने के लिए हामी भर दी। बिल्कुल सही, आर्या ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की। माँ और बेटी जश्न मना रही थी, तभी मिसेज डेविस ने उन्हें रोक दिया। मिसेस कैरोलीन को नाराज करने के लिए, सेलिन का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन सेलिन को जरा भी परवाह नहीं थी। उसने गर्व से घोषणा की कि मिसेस कैरोलीन गैमर ज्वेल्स के साथ काम करने के लिए राजी हो गई। मिसेस डेविस और उनकी दोस्त बस हंस पड़ी। इसे एक निराशाजनक कल्पना मानकर उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वह फिर से हाउसवाइफ बन जाए, क्योंकि उसकी कंपनी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी थी। अपनी माँ को परेशान होते नहीं देखना चाहती थी आर्या, इसलिए आर्या बीच में आई। मिसेस डेविस, क्या आप मेरी माँ से शर्त लगाना चाहेंगी? मिसेस डेविस घमंडी थी। क्यों नहीं, लेकिन शर्त लगाने के लिए आपके पास क्या था? सेलिन गैमलर के गहने। सेलिन ने तुरंत घोषणा कर दी।
अगर उसे डिजाइन नहीं मिले तो वह अपनी कंपनी सौंप देगी, लेकिन अगर वह जीत जाती है तो मिसेस डेविस को गैमलर से चुराए डिजाइनर और अपने 5 बेहतरीन डिजाइनर लौटाने होंगे। मिसेस डेविस ने उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए वह तुरंत मान गई और चली गई। फिर सैली ने कहा कि वह मिस कैरोलिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने ऑफिस जा रही है और आर्या और औशर को घर जाने को कहा। तभी आर्या अपने पीछे एक उदास से दिखने वाले पिल्ले को देखा। उफ, मैं तो अपने बोल्ड बैग के बारे में बिल्कुल भूल गई। वह उस लावारिस बच्चे को दिलासा देने दौड़ी और पूछा कि क्या उसे खाने को कुछ मिला है। औशर को लगा कि पूछने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। अब आर्या आखिरकार घर पहुंची तो वह डिनर और ड्रामे से थक कर सोफे पर गिर पड़ी। अचानक उसे अपने कनपट्टी पर किसी सख्त चीज का दबाव महसूस हुआ। कौन है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज आई। तो तुमने मुझे बेच दिया। आर्या इतनी डरी हुई थी कि लगभग भूल ही गई थी कि बहन की दूसरी सिगरेट पहचान, एक प्रतिभाशाली हथियार डिजाइनर। मैं बस आपकी तस्वीर बेची है। आर्या हकलाई। एवलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। आर्या लगभग खुद को गीला कर लिया, लेकिन गोली के बजाय बैरल से एक छोटी सी लो निकली। यह एक लाइटर था। फ्यू, कितना डरावना। यह एक भयानक पार्टी ट्रिक है। आपने मुझे लगभग जल्दी कब्र में भेज दिया। एवलिन ने शांत रूप से लो को बुझा दिया। क्या आपने आज पियानो का प्रैक्टिस किया था? आर्या तेजी से उठी और दूर चली गई। मैं अभी जाती हूँ। कुछ समय बाद मधुर स्वर पियानो कक्ष में गूंज उठे। आर्या ने इसे विशेष रूप से अपनी बहन के लिए चुना था। उसने देखा था कि एवलिन गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है और यह टुकड़ा अपने शांत प्रभाव के लिए जाना जाता है। आर्या को उस पर दया आ गई। वह इतनी छोटी थी कि इतनी सीरियस समस्या से जूझ रही थी। वह घूरने से खुद को रोक नहीं पाई और ऐसा करते हुए उसने 3 गलत सूर मारे। एवलिन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। तुम मुझे किस लिए देख रहे हो? आर्या बस मीठी मुस्कान दे सकी। तुम खूबसूरत। यह सुनते ही एवलिन के गालों पर एक हल्की गुलाबी लाली छा गई। एवलिन ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए जल्दी से गला साफ किया। आज तुम फिर औशर के साथ बाहर गई थी, हाँ? क्या हुआ? आर्या ने मासूमियत से सिर हिलाया। उससे दूर रहो, एवलिन ने ठंडे आवाज में कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। वह नीचे गई और औशर का दरवाजा जोर से खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने आंखों में एक भयानक चमक के साथ उसे देखा। क्या तुमने मेरे लिए वे गाना सुना? औशर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पीछे ना रह जाए, इसीलिए उसने अपने कमरे में रखे शॉपिंग बैग के ढेर पर नजर डाली। देख रहे हो, उसने ये सब सिर्फ मेरे लिए खरीदा था। उनके बीच तनाव की चिंगारी भड़क उठी। इच्छा शक्ति का एक खामोश संघर्ष। इस बीच बिल्कुल बेखबर आलिया को चीख आ गई। क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? उसने सोचा। रात के खाने पर सेलिन ने मिस्टर लॉरेन को अपनी सफल मुलाकात के बारे में सब कुछ बताया और आर्या की तारीफ करते हुए कहा कि वह उसकी विचारशील नन्ही परी है। आर्या बहुत परेशान थी। चाहे कुछ भी हो जाए, कई बार उसने समझाया कि यह सौदा एवलिन की बदौलत हुआ है, लेकिन उसकी पक्षपाती माँ को लगता था कि वह चुनिंदा बातें ही चुनती है। आर्या को एहसास हुआ कि इस माँ बेटे के रिश्ते को सुधारना एक लंबी और धीमी प्रक्रिया होगी। उसने चतुराई से टॉपिक बदल दिया। अपने पिता से रियलिटी शो हार्ट टू हार्ट में 2 अतिथि भूमिकाएं मांगी, यह समझाते हुए कि वह और उसकी चचेरी बहन क्लोई इसमें शामिल होने वाली है। उसके पिता चिंतित थे कि क्लोई अपने खराब बैकग्राउंड के कारण पहले ही मनोरंजन उद्योग को छोड़ चुकी थी। आर्या उन्हें असली वजह नहीं बता पा रही थी। वह क्लोई के अवसाद से उबरने में मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने विनती की। लेकिन मैं सच मुझे जानना चाहती हूँ। इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो आप मेरा साथ देंगे, है ना पापा? उसकी मीठी मीठी बातें काम कर गई और उसके पिता मान गए। हालांकि एक और बात उन्हें हैरान कर रही थी। आर्या के बारे में ऑनलाइन अफवाहों को दबाने के लिए उन्होंने जो पैसे खर्च किए थे वह रहस्यमय तरीके से वापस कर दिए गए थे। आर्या को तुरंत पता चल गया।
उसने एवलिन की तरफ देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि उसने लियो से पैसे वापस करने को कहा होगा। 2 दिन बाद हार्ट टू हार्ट ने अपनी आधिकारिक अतिथि सूची की घोषणा की और इंटरनेट विवादों से भर गया। फिर से भद्दी कमेंट पढ़कर क्लोई का मूड खराब हो गया। उसके दादाजी ने दरवाजा खटखटाया। उन्हें चिंता थी कि कहीं वह ऑनलाइन नफरत को दिल पर तो नहीं ले रही। तभी बटलर ने घोषणा की कि आर्या आ गई है। दादाजी रेन, जो किसी को दोष देने की तलाश में थे, उन्हें अपना मौका मिल गया। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक नया थॉट आया। चलो, उन्होंने बटलर से कहा, तिब्बती मास्टिफ को आंगन में आने दो, यह जानते हुए भी कि उसकी पोती कुत्तों से बहुत डरती है। बूढ़े ने उसे डराने के लिए सबसे खूंखार कुत्ते को छोड़ने की प्लानिंग बनाई। क्लो पर फिर से ऑनलाइन हमला हो रहा था और उसके दादा गुस्से से लाल हो गए। जब अपराधी आर्या उनके दरवाजे पर दिखाई दी तो उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही आर्या ने अंदर कदम रखा, एक सफेद धुंध उसके पास से गुजरी, जिसके बाद एक चीख सुनाई दी। ऊपर दादा रुआन घबरा गए। क्या हुआ? क्या कुत्ता बंधा हुआ नहीं था? वे सब दौड़कर नीचे आए। जब उन्होंने विशालकाय कुत्ते को आर्या को जमीन पर दबाते देखा तो दादा रुआन बटलर पर चिल्लाए। कोई उसे देख क्यों नहीं रहा था? लेकिन अगले ही पल सब दंग रह गए। आमतौर पर खूंखार कुत्ता आर्या पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक बड़े पिल्ले की तरह व्यवहार कर रहा था। उसका चेहरा चाट रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। अपने प्यारे रक्षक कुत्ते को चापलूसी करते देख बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया और पता चला कि आर्या के अद्भुत सम्मोहन ने कुत्ते को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने दादाजी को बताया कि कुत्ते की जंजीर जानबूझकर तोड़ी गई है। बूढ़ी का दिल धड़क उठा और उन्होंने तुरंत बटलर को जांच करने का आदेश दिया। उन्हें पता चला कि यह एक नई नौकरानी थी जो जिद करके तब तक इनकार करती रही जब तक दादा रुआन ने पुलिस बुलाने की धमकी नहीं दी। नौकरानी को ले जाने के बाद दादा रुआन ने आर्या को अपराध बुद्धि से देखा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? आर्या ने चायदानी से एक चायदानी उठाई मेज पर। जरूर, तुम्हारे साथ चाय पीने। बूढ़े आदमी को याद आया कि पिछले बार उसने कैसे धोखे से उसका पसंदीदा चाय का सेट छीन लिया था और उनसे उसे छीन लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आर्या बस हंस पड़ी। दरअसल मैं यहाँ क्लो के लिए हूँ। क्लो उलझन में थी। आर्या ने बताया कि वे 2 दिन बाद हार्ट टू हार्ट में आने वाले हैं। क्लोई की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? हार्ट टू हार्ट, उस मशहूर निर्देशक वाला लाइव रियलिटी शो। वह जानती थी कि यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हिट और इसमें शामिल होना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर उसने ऑनलाइन प्रतिक्रिया देखी और उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो? तुम अपने ही पिता के शो को बदनाम करने को तैयार हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे फिर से ऑनलाइन बदनाम किया जाए। आर्या ने हाथ ऊपर करके उसे पहले मेहमानों की सूची देखने को कहा। उसमें स्कारलेट और कालेब जेंस नाम का ही एक लड़का शामिल था। क्लोई और भी भड़क गई। तुम मजाक कर रही हो आर्या? तुम सच में मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? आर्या ने आह भरी और फिर इशारा किया। जरा गौर से देखो, वह और कौन है? क्लोई की नजर पियानो वादक आर्या लॉरेन के शब्द पर पड़ी। उसे लगा जैसे कुछ और ही समझ आ गया हो। ओह, मैं समझ गई। यह क्या तुम मेरे अपमान के लिए आगे की पंक्ति में बैठना चाहोगे? आर्या अपनी पागल चचेरी बहन के साथ अपनी बुद्धि के अंत में उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर खींच लिया। चलो चले, मेरे बड़े शो के लिए तैयार होने के समय हो गया है। थोड़ी देर बाद आर्या क्लो को एक ब्यूटी सैलून में घसीट ले गई। क्लो ने उस छोटी साधारण दुकान को शक की निगाह से देखा, लेकिन आर्या ने उसे अंदर धकेल दिया। 1 घंटे बाद वे बाहर आए। आर्या उस जगह के बारे में बहुत क्यूरियस थी। क्लो ने बस बड़बड़ाते हुए कहा, यह अच्छा था, लेकिन एक फेस मास्क के लिए $5,000, यह तो डकैती है। आर्या ने मन ही मन सोचा, यह जगह अंतिम बॉस की है। बेशक यह अच्छा है। जल्द ही तुम्हें 1 साल पहले से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तभी एक तीखी आवाज आई, अच्छा अच्छा, अगर ये मेरे प्यारे चचेरे भाई बहन नहीं है तो तुम्हें शॉपिंग पर देखकर क्या ही हैरानी हुआ। स्कारलेट क्लोई के पूर्व प्रेमी क्लेब के साथ बाहर डाले, व्यंग से भरी आवाज में उनकी और बड़ी।
क्लोई का मूड तुरंत खराब हो गया। आर्या खुद को रोक नहीं पाई और बीच में बोल पड़ी। कार्लेट, तुम्हारे पास वाकई बहुत ज्यादा समय है। दादाजी ने अभी तक तुम्हें घर नहीं बुलाया। स्कारलेट बेवकूफ बनी रही। तभी उसका फोन बजा। उसके दादाजी उससे तुरंत घर वापस आने के लिए कह रहे थे। उसके चेहरे के भाव एक झटके में बदल गए। उसने आर्या की तरफ देखा। तुमने क्या किया? आर्या बस मासूमियत से मुस्कुराई, मन ही मन खुश। तुमने गलत इंसान को चुन लिया। स्कारलेट गुस्से से आग बबूला हो गई और आर्या पर चिल्लाई, अरे धोखेबाज, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कालेब, उस कमीना पूर्व प्रेमी ने क्लॉ पर व्यंग करते हुए और स्कारलेट को चुनने का वखान करते हुए उसने गालियां भी दी। फिर वो मुड़े और इतराती हुई चली गई। क्लॉ का दिल टूट गया और वह पास के एक बेंच पर गिर पड़ी। आर्या चिंतित थी कि क्लॉ का अवसाद और बढ़ जाएगा। वो और दिलासा देने दौड़ी। क्लॉ ने अपना दिल खोल कर कहना शुरू किया कि वह शायद अंधी रही होगी जो क्लब जैसे बेवकूफ के प्यार में पड़ गई। आर्या मन ही मन खुश थी। इस बारे में बात करना दर्दनाक, लेकिन उसके ठीक होने के लिए यह एक जरूरी कदम था। तुम्हारे रूप में प्रतिभा के लिए 100 कालेब भी नहीं होंगे। तुम्हारे लायक उसने तुम्हें जरूर धोखा दिया होगा। क्लोई का मूड थोड़ा ठीक हुआ हुआ भी था। उनकी मुलाकात एक मूवी सेट पर हुई थी। उस समय उसकी एक्टिंग बहुत खराब थी और वह हमेशा प्रोडक्शन में रुकावट डालती थी। कलेव एक योद्धा की तरह चमकता हुआ दिखाई दिया था, जो उसे तब प्रोत्साहित करता था जब कोई और नहीं करता। वह उस पर पूरी तरह फिदा हो गई और चुपके से उसे अनगिनत मौके दिलाने के लिए हथकंडे अपनाती रही। और वह बहुत ज़्यादा फ़ेमस होता गया, लेकिन पता चला कि वो शुरू से ही उसे जानता था और सिर्फ़ उसके कनेक्शन की वजह से उसके करीब आया था। उनके मिलने के बाद उसने स्काईलाइट के साथ उसे धोखा दिया। जैसे ही उसने अपनी कहानी ख़त्म की, क्लोई फूट-फूट कर रोने लगी। आर्या ने उसे एक टिश्यू दिया, उसे यकीन दिलाते हुए कि बुरे लोगों को हमेशा वही मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं। उसे यकीन दिलाते हुए कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्लोई ने उलझन में पूछा। आर्या ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। मेरे साथ आओ और तुम देख लोगी, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब क्लोई उसके पीछे गई तो उसने सोचा, आर्या बदल गई है, अब वह इतनी बुरी नहीं रही। जब वे खंडहर एस्टेट में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दादाजी रुइन बहुत गुस्से में थे और क्लोई को परेशान करने और आर्या को फंसाने की कोशिश करने के लिए स्कारलेट पर चिल्ला रहे थे। स्कारलेट की मां ने उनका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ क्लियर सबूत होने के कारण दादाजी रुइन ने उसे रोक दिया। तुम्हारा एक और शब्द और तुम उसके साथ इस घर से निकल सकते हो। वेरा तुरंत चुप हो गई। स्कारलेट के पिता ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और आर्या को नकली बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्लो को आर्या के प्रति सहानुभूति महसूस हुई और वह उससे सांत्वना देने के लिए कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आर्या ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। यह ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। उन्हें जो मिलना है वह तो वैसे भी मिलने ही वाला है। जैसे ही उसने यह कहा, सेलिन और मिस्टर लॉरेन अंदर आ गए। सेलिन ने पहले बात की, भाई, आप किसे नकली कह रहे हैं? मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे फिर कहूंगी। आर्या हमेशा लॉरेन ही रहेगी। आपकी उस नाजायज संतान स्कारलेट के अपोजिट, जो उससे तुलना करने लायक नहीं है। उन्हें देखकर स्कारलेट के पिता घबरा कर उनका अभिवादन करने गए, लेकिन सेलेन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सीधे स्कारलेट के पास पहुंच गई। अगर हम नहीं आते तो क्या आप उस इंसान को फिर से छोड़ देने की प्लानिंग बना रहे थे, जिसने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? मिस्टर लॉरेन ने सख्ती से कहा कि अगर उन्हें आज कोई समाधान नहीं मिला तो वे अदालत में जाएंगे। स्कारलेट को एहसास हुआ कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी, इसलिए वह अपने पिता की बाह से लिपट गई। पिताजी, आपकी बेटी हूं मैं, तुम्हें मुझे बचाना होगा। लेकिन अगले ही पल उसने उसको थप्पड़ मारा। क्या आप अपना पिछला पाठ भूल गए हैं? आप भाग्यशाली है कि आर्या को सीरियस चोट नहीं लगी, नहीं तो आप जेल में सड़ रहे होते। उसने अपनी सारी गुस्सा उस पर निकाल दी। वह मूर्ख लड़की अपनी प्लानिंग में असफल हो गई और पकड़ी गई, जिससे वह घबराहट की सिचुएशन में पहुंच गई। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और उससे मामले को सुलझाने का संकेत दिया। वेरा के
वेरा को संदेश मिल गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिस्टर स्कारलेट जानती है कि वह गलत थी। हम उसे अनुशासन में रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद स्कारलेट के पिता आर्या की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर नकली ईमानदारी का मुखौटा था। आर्या, मैं स्कारलेट से अभी आपसे माफी मंगवाता हूँ, प्लीज बस एक बार उसे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि वह भविष्य में आपके साथ बेहतर बिहेवियर करेगी। आर्या मंद मंद मुस्कुराई। अंकल, आप बहुत दयालु है, बेशक मैं उसे माफ कर दूंगी। क्लो को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी और एक साधारण माफी ही काफी थी। आर्या बस इसे जाने देने जा रही है। आर्या बस इसे जाने देने जा रही थी। लेकिन आर्या शांतिपूर्वक आगे बढ़ती रही। मैं अपनी चचेरी बहन स्कारलेट को तो माफ कर देती हूँ, लेकिन उस चाचा को माफ नहीं कर सकती जो इतने समय बाद भी सही और गलत के बीच अंतर नहीं सिखा पाया। सेलन ने पूरे दिल से सहमति जताई। उनकी नज़र में यह एक साधारण माफी मांगने के लिए बहुत सीरियस बात थी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस औरत को तलाक दे दो, उसने अपने भाई को आदेश दिया, और उन दोनों को स्टॉलिंग सिटी से निर्वासित कर दो। स्कारलेट ने सालों तक अपनी सिचुएशन का इस्तेमाल मुसीबत पैदा करने के लिए किया था, अपने पोजीशन का इस्तेमाल। अब वह फिर से कुछ भी नहीं कर सकती। वह जिसने परिवार में शादी करने के लिए जी जान से मेहनत किया था, घुटनों के बल गिर पड़ी और अपने विलासितापूर्ण जीवन शैली की रक्षा के लिए आर्या से माफी मांगने लगी। स्कारलेट की पिता ने आर्या को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन सैलिन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। आज या तो वे चली जाए या फिर आप तीनों जेल जाए। इस अल्टीमेट का सामना करते हुए स्कारलेट के पिता ने अपने पिता से हस्तक्षेप करने की विनती की, लेकिन दादाजी रुइन ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे तारे नजर आने लगे। बूढ़े इंसान को इस बात का पछतावा था कि उसने उसे अपनी रखेल और नाजायज बेटी को परिवार में लाने की अनुमति दी थी। उन्होंने घोषणा की कि उन्हें अपनी कंपनी के शेयर की खातिर आज ही जाना होगा। स्कारलेट के पिता के पास तलाक के लिए सहमत होने और उन्हें दूर भेजने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बेरा यह देखकर बहुत डर गई कि उसका पति कितना निर्दयी हो सकता है। स्कारलेट ने भी बहुत विनती की, लेकिन कुछ भी उसकी किस्मत नहीं बदल सका। आर्या जानती थी कि स्कारलेट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, लेकिन फिलहाल वह बदला लेकर खुश थी। हालांकि क्लो अभी भी चिंतित थी और वह उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। आर्या बस मुस्कुराई और पास झुक गई। चचेरी बहन, क्या आप मेरे बारे में चिंतित है? क्लो ने बस मजाक किया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मामला सुलझने के बाद सेलन और मिस्टर लॉरेन ने आर्या की जांच की और यह देखने की कोशिश की कि उसे चोट तो नहीं लगी। यह महसूस करते हुए कि उन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया है, मिस्टर लॉरेन ने आर्या को खुश करने के लिए उसे $5 लाख हस्तांतरित कर दिए। प्यार व स्नेह से सरोबर आर्या बहुत खुश थी। क्लो भी देख सकती थी कि आर्या बेहतरी के लिए बदल रही थी। यह महसूस करते हुए कि अब अपने अतीत से आगे बढ़ने का समय आ गया है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर रियलिटी शो करने के लिए घोषणा जताई। आर्या ने क्लो की घोषणा को फिर से पोस्ट किया और इंटरनेट पर हलचल मच गई। उसे दोस्त और परिवार से समर्थन के कमेंट मिले और उसके माता पिता ने भी इसे कंपनी के सीक्रेट चैट में साझा किया तथा सभी कर्मचारियों से उसे पसंद करने और समर्थन देने के लिए कहा। यह थोड़ा यहाँ तक कि उसके चिड़चिड़े छोटे भाई पीटर ने भी उसे अपने प्रशिक्षण अकादमी से फोन किया। क्या एवलिन ने तुम्हें घर से भगाने पर मजबूर किया? किया इसलिए तुम किसी बेवकूफ शो में जा रहे हो? उन्होंने मांग की। उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मैं ठीक हूँ, सच में तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, आर्या ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा जब उसे एवलिन को दरवाजे की चौखट से टिके देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पीटर की आवाज फिर से फोन पर आई। चिंता मत करो बहन, मैं वापस आकर वो उससे देहाती से निपट लूंगा। तुम अपना ख्याल रख, मुझे जाना है, कोच बुला रहे हैं। एवलिन ने बस आर्या को घूरा और एक बार ठंडे आवाज में कहा, ओह, जाहिर था कि उसने सब कुछ सुन लिया था। आर्या चाहती थी कि जमीन उसे निकल जाए। गलत समझे जाने के डर से आर्या ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि उसका एवलिन को बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार एवलिन असली ऐरान एलिज थी। एवलिन अचानक पास झुक गई। उसकी उपस्थिति उसे भारी लग रही थी। तो
तुम सच में भागने की प्लानिंग बना रही हो? आर्या का दिमाग खाली हो गया। यह सही बात नहीं है, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि इस पूरे झमेले के सुलझाने के बाद उसने चुपचाप गायब होने की प्लानिंग बनाई थी। वह हमेशा एक धोखेबाज की तरह नहीं रह सकती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एवलिन को इसका पता लग जाएगा। आर्या की चुप्पी देखकर एवलिन समझ गई कि वह इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह पीछे हट गई। ठीक है, जो चाहो करो। उसने मुड़कर जाने से पहले कहा। आर्या एक पल के लिए दंग रह गई, फिर राहत की सांस ली। मुझे लगता है अब उसे समझ आ गया है। जल्दी हार्ट टू हार्ट की बात का पहला दिन आ गया। पहले दिन फिन, विला और तारा ने लाइव दर्शकों का अभिवादन किया। जब चैट में किसी ने रहस्यमयी मेहमान के बारे में पूछा तो फिन ने मजाक करते हुए कहा, सबसे अच्छी बात आखिर में रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप सभी इतने क्यूरियस हैं तो चलिए उन्हें बाहर लाते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे जोड़े स्कारलेट और कलेव। उन दोनों में कुछ हिम्मत थी। स्कारलेट ने कमरे के सामने मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वह आर्या को कोस रही थी कि उसने उस रुइन परिवार से बाहर निकाल दिया। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन के लिए भारी भरकम पैसे पे न करना पड़ता तो वह यहाँ नहीं फंसती। तारा ने तुरंत टॉपिक बदल दिया और अगली है गेम्स ग्लैमर्स हाई सोसाइटी बहनें। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने असली रहस्यमय अतिथि फेमस अभिनेता जैक्सन किंग को देखा। स्कारलेट तुरंत ही उनसे जुड़ गई और सोचने लगी कि उसने उसके जैसा बड़ा सितारा शो में क्यों होगा। जैसा कि पता चला, उसने पहले ही अतिथि सूची देख ली थी और एक गुलाबी बालों वाली लड़की को देखकर वह आकर्षित हो गया, जो परिचित लग रही थी। उससे दोबारा मिलने की उम्मीद में उन्होंने अपने मैनेजर के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और शो में शामिल हो गए। जैक्सन ने कूटनीतिक ढंग से कहा, मैं बस कुछ नए दोस्त बनाना चाहता था। लेकिन जब उसने समूह पर नजर डाली तो उसे वह लड़की नहीं दिखी जिसे वह ढूंढ रहा था और उसकी निराशा क्लियर थी। स्कारलेट ने अवसर का लाभ उठाया। क्लो और आर्या हमेशा ऐसी ही होती है, उसने प्यार से कहा। मेकअप या किसी छोटी मोटी बात की वजह से हमेशा देर हो जाती है। जरूर से लाइव चैट क्लो और आर्या के बारे में नकारात्मक कमेंट से भरने लगी। स्कारलेट मन ही मन खुश हो रही थी। तभी आर्या और क्लो आखिरकार वहां दिखाई देते हैं। सभी से माफी मांगते हुए, हम बहुत देर से आए। उससे टकराए इससे पहले कि वह पूरी कर पाती, स्कारलेट ने उसे बीच में ही रोक दिया। कारण जो भी हो, देर तो देर होता है ना। जैक्सन उसने उम्मीद की कि वह उसका समर्थन करेगा, लेकिन जब वह मुड़ी तो वह जा चुका था। वह आर्या की ओर दौड़ा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये तुम हो, तुम आखिरकार यहाँ हो। आर्या पूरी तरह से हैरान थी। तुम कौन हो? और इसी के साथ हमारी मानवा होती है खत्म। अगर आपको ये मानवा पसंद आई तो लाइक करें और इसकी दूसरी पार्ट चाहिए तो ढेर सारी कमेंट करें। अगर ये मानवा 10,000 तक पहुंचती है तो इसकी दूसरी पार्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैं लेती हूँ आपसे विदा। खुश रहे, आबाद रहे, टाटा बाय बाय।